स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के। आज हम लोग मनसबदारी व्यवस्था के बारे में जानेंगे। ये प्रायः सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। यूं तो 12वीं में बीए कक्षाओं में है ही है, परंतु जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें प्रायः इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मनसबदारी व्यवस्था क्या थी? यदि हम देखें तो मनसबदारी जो व्यवस्था थी ये मुगल कालीन एक सिस्टम था। ये कहेंगे मुगल कालीन प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। इसमें क्या होता था, ये एक प्रकार से जो जागीरदारी व्यवस्था थी उसके एक विकल्प के रूप में इसको देखा गया था। इसका जनक कौन था और इसकी क्या विशेषताएं थी, इसमें किस तरह से काम होता था, इन सब के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले यदि हम इसको देखें तो हम यहां पर मनसब का अर्थ जानें। मनसब का मतलब क्या होता है, क्योंकि मनसबदारी है। मनसब मतलब कोई पद है कहीं न कहीं, और दार जो उस पर सवार है। तो मनसबदार का अगर अर्थ देखें तो फारसी में इसका मतलब होता है पद, प्रतिष्ठा या ओहदा। पद, प्रतिष्ठा या ओहदा। तो ये कोई पद था, एक प्रकार का सैनिक पद था जो किसी व्यक्ति को दिया जाता था और उससे उसका कैडर तय होता था। जैसे आज देखेंगे कि जिला है, जिले में व्यवस्था सौंपने किसी अधिकारी को दे दी। मान लीजिए कि वहां पर पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी किसी को सौंपी, हमने एक पद दे दिया पुलिस अधीक्षक का, तो पुलिस अधीक्षक वहां के प्रमुख व्यक्ति हैं। तो उस तरह से किसी क्षेत्र विशेष के लिए एक जागीरदार के समकक्ष, जैसे जागीरदार होते थे उस तरह से एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था। तो वो उसको कहते थे पद, प्रतिष्ठा, ओहदा। पद, प्रतिष्ठा या ओहदा मनसब का। और इसे ये व्यक्ति जो होता था मनसबदार, ये अपने अधीन सैनिक रखता था। तो ये किस तरह से करते थे इस बारे में जाने इससे पहले जाने कि कौन ने इसको लागू किया था, लागू करने वाला कौन था। तो इस व्यवस्था को सम्राट अकबर ने लागू किया था। मुगल कालीन सम्राट अकबर ने इसे लागू किया था 1575 में। 1575 में अकबर ने इसको लागू किया था, क्योंकि प्रायः परीक्षाओं में इसी तरह के छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। मनसबदारी व्यवस्था को किसने लागू किया था, मनसब का अर्थ क्या होता है। मनसब का अर्थ होता है पद, प्रतिष्ठा या ओहदा। तो दूसरा प्रश्न पूछ लिया कब लागू किया, तो 1575 में 19वें वर्ष में, अपने शासन के 19वें वर्ष में इसको लागू किया गया था 1575 में। अब किसके कहने पर लागू किया था, तो अब्बा शहीद, एक नाम आता है अब्बा शहीद। अब्बा शहीद के कहने पर अब्बा शहीद ने अकबर को सलाह दी थी कि इस तरह की व्यवस्था लागू करे। तो अब्बा शहीद के कहने पर अपने शासन के 19वें वर्ष में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया था। ये अपने आप में 3 प्रश्न बन गए। एक अर्थ हो गया, कब लागू किया, किसने लागू किया, अब उसके शासन का कौन सा वर्ष था, और किसके कहने पर किया, तो अब्बा शहीद के कहने पर इस व्यवस्था को लागू किया था। इसमें क्या रहता था और इससे पहले का भी इतिहास यदि हम जाने कि इससे पहले क्या कहीं ये व्यवस्था थी, आखिरकार ये आया कहां से सिस्टम। तो इससे पहले ये मंगोल शासकों में इस तरह का सिस्टम था। मंगोल जो सैनिक इकाइयां थी, मंगोल सैनिक इकाइयां 10 और 10,000 के उसमें बटी हुई थी। तो जो सबसे छोटी इकाई थी उसको एकांश बोलते थे, एकांश शब्द यूज करते थे उसके लिए। और सबसे जो बड़ी इकाई होती थी मंगोलों में उसको तुमेन कहते थे। तुमन या तुमेन शब्द उसके लिए प्रयोग करते थे। ये 10,000 सैनिक जो होते थे, 10,000 की जो इकाई होती, मतलब इकाई आधारित उनकी का पूरा सिस्टम था मंगोलों का।
और इसको बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने और अलाउद्दीन खिलजी ने भी लागू करने का प्रयास किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि उनकी सैनिक संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण उसको लागू नहीं किया जा सका। तो मुगल काल में सम्राट अकबर ने इसे लागू किया। अब इसमें क्या होता था इस व्यवस्था में, इसमें दो शब्द और याद रखें आप, एक जात और एक सवार। इसमें सम्राट के द्वारा किसी व्यक्ति को मनसब का पद सौंपा जाता था, एक प्रकार का पद था। तो किसी को मान लीजिए कि मनसबदार बनाया, कौन बनाएगा? स्वाभाविक है सम्राट बनाएगा। मनसबदार बनाया तो उसको एक निश्चित संख्या में सैनिक रखना होते थे। तो ये सैनिक संख्या 10 से लेकर के और 10,000 तक होती थी। कहां तक होती थी? 10,000 तक। माने एक मनसबदार अपने अधीन न्यूनतम कितने सैनिक रखता था? 10। सबसे छोटा मनसबदार जो होता था वो 10 का होता था और सबसे बड़ा जो होता था 10,000 का होता था। यानी एक मनसबदार है और अगर उसको दे दिया कि 50 का मनसब, मतलब वो 50 सैनिक यहाँ पर अपने अधीन रख सकता था। न्यूनतम सबसे छोटा कितना होता है? 10 और सबसे बड़ा 10,000। बाद में अकबर ने इसको 12,000 तक किया था और शाहजहां के टाइम तो 60,000 तक के मनसब भी होते थे। दारा शिकोह को ही 60,000 का मनसब दिया गया था। परंतु यहाँ पर साधारणतः 10 से लेकर के और 5,000 तक का जो मनसब होता था, मतलब 5,000 सैनिक रख सकने का, वो तो सामान्यतः दे दिए जाते थे किसी को भी, लेकिन 5,000 से लेकर के ऊपर तक का जो मनसब होता था वो प्रायः राज परिवार के लोगों को ही दिया जाता था। और इसमें एक विशेषता ये भी थी कि जैसे 10 के अंदर अंदर जो होते थे उसमें 5,000 तक का तो दे दिया किसी भी विश्वसनीय व्यक्ति को, लेकिन 5,000 से ऊपर का क्या रहेगा? राज परिवार के लोगों को ही दिए जाते थे ताकि किसी तरह का विद्रोह ना हो। केवल एक दो उदाहरण ऐसे हैं जिनमें राज परिवार से हट करके किसी व्यक्ति को मनसबदार बनाया गया था और वो था मानसिंह। मानसिंह को 7,000 का मनसब दिया गया था। यद्यपि वो उस राज परिवार से संबंधित नहीं थे, परंतु फिर भी विश्वसनीयता के तौर पर 7,000 का मनसब दिया है। तो कई कुछ अपवाद ही आते हैं जहां पर मनसबदार ऐसा बनाया गया। अब इसमें हम देखेंगे दो शब्द आते हैं, जात और सवार। इसी से संबंधित है। एक शब्द आता है जात और दूसरा आता है सवार। बिना इनको समझे हम मनसबदारी व्यवस्था को नहीं समझ सकते। जात एक प्रकार से व्यक्तिगत पद है। क्या है? व्यक्तिगत पद है जो उसे दिया गया है। जैसे मनसबदार बनाया गया है, मनसब बनाया गया है, तो वो व्यक्तिगत जो पद है वो जात है। और सवार क्या है? सवार जितने सैनिक वो रखेगा अपने अधीन, जितने घुड़सवार वो रखेगा अपने अधीन, वो क्या कहलाएगा? सवार। ये सैनिकों की संख्या है जो इस मनसबदार के अधीन है। जात क्या है? वो पद है मनसबदार का, व्यक्तिगत पद है, उसको कहा गया जात। और सवार क्या है? उसके अधीन रखे गए सैनिकों की संख्या। इसी से जागीरदारों की, मनसबदारों की श्रेणियां तय होती थी। अलग अलग श्रेणियां होती थी। किस श्रेणी का मनसबदार है उसके हिसाब से ही उनका ओहदा तय होता था, उसके हिसाब से ही उनको वेतन मिलता था। इसकी विशेषताएं जब हम देखेंगे तो जानेंगे कि इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। पहले हम इसके बारे में जो देखेंगे कि इनके कार्य क्या होते थे और इनका वेतन या श्रेणियां कौन सी होती थी। आइए पहले हम उनकी श्रेणियां जान ले। मनसबदारों की जो श्रेणियां होती थी वो कौन कौन सी होती थी, कैसे उसको देखते थे। तो इसकी 2-3 श्रेणियां होती थी मुख्य रूप से। पहली जो श्रेणी थी वो पहली श्रेणी में 10 से लेकर के जो 12 तक के जो मनसबदार थे, प्रथम श्रेणी में 10 से लेकर के और 10-12 तक के छोटे मनसबदार उसके अंतर्गत आते थे। दूसरे प्रकार के आते थे मनसबदार जिसमें दूसरी श्रेणी थी। यहां पर क्या होता था कि सवार जो होते थे इसमें वो जात मनसबदार का आधा होता था। जात
मनसबदार का आधा। यानी कि क्या हुआ, ये जो श्रेणी है इसमें जो सैनिक रखे जाएंगे यानी सवार रखे जाएंगे, वो उसके जो जात मनसबदार है उसका आधा। यानी कि अगर किसी को 100 सैनिक का मनसबदार दिया गया है तो वो 50 ही सैनिक 50 ही सवार रख पाएगा। तीसरा प्रकार का वो था जिसमें जो सवार है वो जात मनसब का आधे से भी कम होगा। यानी कि 100 का है तो 50 भी नहीं रख सकता, वो 35 से 40 के मध्य ही रख सकता है या वो रखेगा। इस प्रकार से इनकी अलग अलग प्रकार की श्रेणियां होती थी। हमने जैसा बताया आपको कि मनसबदार सबसे छोटा 10 का होता था और 10-10 नहीं होता था। इस तरह से नहीं होगा कि 15 का मनसब है, 17 का मनसब है, 18 का नहीं। दशांश के इकाई में 10, 20, 30, 50, 100, 200, 400, 1000 इस तरह से चलते थे। 10 के गुणांक में ये मनसबदार बनाए जाते थे। अब मनसबदार का जो काम होता था वो क्या होता था? मनसबदार का कार्य होता था युद्ध अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखना और प्रशासनिक व्यवस्था भी। मैंने जैसा शुरू में बताया कि ये प्रशासनिक और सैनिक पद था, मतलब यहां पर उसको प्रशासन भी देखना है, अपने क्षेत्र में शांति भी बनाए रखना है, और आवश्यकता पड़ने पर जब युद्ध होते थे तो युद्ध के दौरान ये मनसबदार अपने सैनिकों को लेकर के राजा की सेवा में उपस्थित होता और राजा के लिए युद्ध करता। यह उसका मुख्य रूप से कार्य होता था। जैसे मान लीजिए कि 100 मनसबदार है तो 100 मनसबदार अलग अलग प्रकार के, कोई के पास 10,000 सेना है, कोई के पास 5,000 है, कोई के, तो ये सारे लोग अपनी सेना लेकर के और युद्ध के समय राजा की मदद करते थे। तो राजा को एट ए टाइम अपने यहाँ सभी सैनिकों को नहीं रखना होता था। अब इनका जो मनसबदार होते थे, इन मनसबदारों के वेतन कैसे भुगतान होता था और ये क्या करते थे? तो मनसबदारों का वेतन निर्धारित होता था। इसमें किस मनसबदार को कितना श्रेणी के हिसाब से 30,000, 29,000, 28,000 इस तरह का वेतन होता था। और 240 रुपया प्रति सवार के हिसाब से अलग से दिया जाता था। इससे, क्योंकि सवारों को भी तो वेतन देगा भाई। मनसबदार का संबंध किससे रहेगा? मनसबदार का संबंध रहेगा सीधा सम्राट से। सम्राट से संबंध होगा मनसबदार का, और मनसबदार का संबंध होगा सैनिक से, सवार से। तो सम्राट वेतन और जो पैसा है वो सब देगा मनसबदार को, मनसबदार देगा सैनिक। तो दो तरीके थे। एक तो जागीर के रूप में दे देते थे किसी क्षेत्र का, कि यहां से आप राजस्व निर्धारित कर दिया कि किसी क्षेत्र, मान लीजिए कि इसको साल भर का वेतन देना है 3 लाख, वहां से आ रहा है 2.5 लाख, 50,000 और दे दिया। या उस क्षेत्र में जिसकी जागीर दी गई है मनसबदार को, वहां से 5 लाख आ रहा है और उसको वेतन देना है 3 लाख, तो 3 लाख वो रखे और 2 लाख सरकारी खजाने में जमा कर दे। इस तरह से भी देते थे और नगद भी वेतन देते थे। अब ये जो मनसबदार था, इसकी जिम्मेदारी क्या होती थी कि ये अपने अधीन निर्धारित संख्या में सैनिक रखता, उनको प्रशिक्षित करता, उनके लिए घोड़े की व्यवस्था करता, उनके लिए सैनिक जो हथियार आदि है वो रख देता, और उनका वेतन वगैरह देने की जिम्मेदारी मनसबदार की होती थी। सम्राट किसी मनसबदार के किसी सैनिक को सीधा वेतन नहीं देते थे, ना कोई ट्रेनिंग देते थे। अब इसमें 2 घोड़े रखना अनिवार्य थे, अच्छी किस्म के अरबी घोड़े। 2 घोड़े जरूर होते थे किसके पास? प्रत्येक सवार के पास। जो मनसबदार के अधीन सैनिक रखा गया है उसके पास 2 घोड़े रखना जरूरी था। आगे चलकर के जहांगीर के समय में 2 अस्पा, ये भी जाने, 2 अस्पा और 3 अस्पा, ये शब्द भी याद रखेंगे। 2 अस्पा और 3 अस्पा व्यवस्था की गई। अब हम देखें 2 अस्पा और 3 अस्पा क्या है।
जो सैनिक 2 घोड़े रखते थे, मतलब 2 घोड़े रखने की जो व्यवस्था थी उसको 2 अस्पा कहा गया, और 3 घोड़े रखने की व्यवस्था थी वहां पर 3 अस्पा शब्द का उपयोग किया गया जहांगीर के समय में। आगे चल करके इस व्यवस्था में बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारे परिवर्तन हुए, लेकिन अकबर के समय में 2 घोड़े रखने की व्यवस्था थी। अब इसकी हम विशेषताओं को देखें कि इसमें क्या विशेषताएं थी, क्या खास बातें थी मनसबदारी व्यवस्था में, और फिर उसके हम कुछ दोष भी देखेंगे, क्या फायदे हुए सम्राट को, और किस तरह से ये मुगल शासन के लिए आगे चल करके ये मनसबदारी व्यवस्था जो कि एक समय में बहुत अच्छी थी, वो किस प्रकार से घातक साबित हुई, ये भी हम इसमें जानेंगे। तो अब पहली चीज तो हम ये देखें कि मनसबदारों को क्या क्या करना पड़ता था, तो या विशेषताएं देखें तो पहली बात तो यहां पर देखेंगे कि जो मनसबदार का पद होता था, वो मनसबदार का पद वंशानुगत नहीं होता था, वंशानुगत नहीं। इसका मतलब समझिए कि राजा का पद तो वंशानुगत है, मतलब राजा नहीं है तो उसका पुत्र इस तरह से, लेकिन मनसबदार का पद वंशानुगत नहीं होता था। इसका क्या अर्थ हुआ कि यदि मनसबदार की मृत्यु हो जाती है तो उसके स्थान पर उसके पुत्र को मनसबदार नहीं बनाया जाएगा, बल्कि उसकी जो जागीर है, मनसबदारी है, वो सम्राट जब्त कर लेगा। नंबर 1 बात। दूसरा, प्रत्येक मनसबदार को अपने अधीन निश्चित संख्या में सैनिक रखना होते थे, जिनको हम क्या बोलते थे, सवार। मतलब हर एक मनसबदार अपने अधीन निश्चित संख्या में, जो संख्या दी गई है, उतने सैनिक रखता था। तीसरी बात, प्रशिक्षण, हथियार, वेतन, ये तीनों काम कौन करेगा, मनसबदार करेगा। किसके लिए करेगा, सवार के लिए। मतलब उसको प्रशिक्षण देना, उसको हथियार देना, उसको वेतन देना, इस सब की जिम्मेदारी मनसबदार की होगी। प्रत्येक मनसबदार के सवार के लिए 2 घोड़े अच्छी किस्म के रखना होता था, अनिवार्य था कि वो 2 घोड़े आप रखें। दूसरा, हर एक मनसबदार को अपने जो सैनिक थे, जो सवार थे, उनका हुलिया लिखित में रिकॉर्ड रखना पड़ता था। उसका हुलिया, जैसे आज है, तो आज तो बड़ा कंप्यूटर का युग है, और हम कोई भी जानकारी, जैसे फोटो लगवा लेते हैं, फोटो के अलावा उसकी पूरी जानकारी रखते हैं, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, और उसका पूरा हुलिया लिखते हैं, कोई भी कर्मचारी रखते हैं। ऐसा ना हो कि रखा किसी और को और काम कोई और कर रहा है। तो वहां पर क्या करते थे कि उसका पूरा हुलिया लिख लेते थे, कितना हाइट है उसका, कितना वजन है, किस तरह का लगता है, वो कौन कहाँ का रहने वाला, पूरी उसकी जानकारी एक रिकॉर्ड में रखना पड़ती थी। और वो जो घोड़े रखे जाते थे, उनको दागने की प्रथा थी। दागने की मतलब उन पर कोई निशान बनाया जाता था, ताकि ऐसा ना हो कि भर्ती के समय कोई और घोड़ा दिखाए, कोई और सैनिक दिखाए, और बाद में कोई और घोड़े कमजोर किस्म के लेकर के आ जाए। तो उसमें जो घोड़ा रखते थे उसको दागने की प्रथा थी, और जो सैनिक रखे जाते थे उनका हुलिया रखा जाता था। एक और काम क्या होता था, इसमें सम्राट स्वयं निरीक्षण करता था। जैसे भर्ती करता था, उसी प्रकार से सम्राट समय समय पर सम्राट द्वारा निरीक्षण, काय का निरीक्षण, उन सैनिकों का निरीक्षण किया जाता था, उनके घोड़ों का निरीक्षण किया जाता था। एक और इसकी विशेषता क्या थी कि जो जिस तरह से वंशानुगत नहीं होता था, उसी प्रकार से जो मनसबदार थे उनको अपने गृह निवास में मनसबदारी नहीं दी जाती थी, क्योंकि विद्रोह हो सकता है, लोग वहां के हैं उसके ज्यादा पक्ष में हो सकते हैं, इसलिए प्रायः मनसबदारी दूसरे क्षेत्र में दी जाती थी। एक बात। एक और इसमें विशेषता क्या थी कि मनसबदारों को बहुत समय तक एक ही स्थान पर नहीं रखा जाता था।
उनकी मैंने ट्रांसफर कर दिए जाते थे, उनको क्षेत्र बदल दिए जाते थे, यहां से वहां उनको बदला जाता था, शासक स्वयं निरीक्षण करते थे। और एक और बात थी कि प्रत्येक मनसबदार को अपने शासक के प्रति, सम्राट के प्रति वफादारी का वचन देना पड़ता था। इसमें लगभग 66 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख है। हम तो अभी 3 श्रेणी की बात कर रहे थे, पर ऐसा कुछ पुस्तकों में और उस समय के ग्रंथों में पता लगता है कि 66 प्रकार के मनसबदारों की श्रेणियां थी। लेकिन अबुल फजल की एक रचना है आईने अकबरी, आइन, तो आइन में 33 प्रकार की श्रेणियां इसकी बताई गई है कि इनकी लगभग 33 श्रेणियां होती थी। यहाँ जितने भी मनसबदार होते थे उनको अपने अधीन बहुत ही मजबूत और अच्छे सैनिक और साथ ही साथ अच्छे घोड़े रखना अनिवार्य होते थे। इसमें सबसे बड़ी जो पदवी होती थी वो खाने जमा की होती थी, जो सबसे महत्वपूर्ण पद होता था, बड़ी पदवी होती थी, क्योंकि ये मंगोलों से आया था। जैसे मंगोलों में अमीर 10,000 वाला जो होता था उसको खान कहते थे, अमीर बोलते थे। इस तरह का वो जो पद्धति थी, एकांश और तुमेन थी, तो वहां से ये पद्धति आई थी और आगे भी ये बराबर चलती रही जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में भी और औरंगजेब तक भी। इसमें बहुत अच्छाइयां थी। अच्छाइयां ये थी कि यानी मुगल दृष्टिकोण से उसको देखा जाए क्यों लागू किया है, तो एक अच्छाई तो ये थी कि इसमें शासक सीधे सीधे बहुत सारे सैनिकों की व्यवस्था करने से बच गए थे और कम खर्च पर काफी बड़े वफादार वर्ग को उन्होंने तैयार किया था। बड़े क्षेत्र के ऊपर शासन करने में वो सक्षम हो गए थे। जब उन्हें आवश्यकता पड़ती थी तो बहुत सारे सैनिक आसानी से उन्हें मिल जाते थे और साथ ही साथ ना तो कोई प्रशिक्षण देना था उन्हें, ना सीधा सीधा वेतन देना था, ना उनके ऊपर किसी किस्म की जिम्मेदारियां थी। लेकिन यही मनसबदारी व्यवस्था मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। क्यों? क्योंकि जब तक केंद्रीय व्यवस्था मजबूत थी, केंद्र में ऐसी व्यवस्था के लिए जरूरी था कि केंद्र मजबूत हो, केंद्र में शासन बहुत मजबूत हो। तो जब तक केंद्र में शासन मजबूत रहा तब तक तो यह व्यवस्था बहुत अच्छे से चली। लेकिन जैसे ही औरंगजेब के बाद केंद्र में शासन ढीला हुआ, वैसे ही मनसबदारों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। वो खुद ही राजा बन बैठे या अपने आप की जागीरों को उन्होंने स्वतंत्र कर दिया। उनके बीच में संगठन बन गए, उनमें उनकी एकता हो गई और केंद्र में इतनी दम नहीं थी कि वो उनको दबा सके। इस तरह से उनके विद्रोह होने लगे। बहुत सारी बुराइयां तो इसमें पहले से ही थी। तो आइए हम इसमें मनसबदारी व्यवस्था में क्या दोष थे इनको देखें। मनसबदारी व्यवस्था में पहला तो दोष यह था कि विलासिता को इससे बढ़ावा मिला। शासकों में भी और मनसबदारों में भी वो विलासिता पैदा हुई। दूसरा, इससे फिजूल खर्ची बढ़ी। फिजूल खर्ची इस रूप में बढ़ी कि जितने सैनिक होना चाहिए थे अनावश्यक उससे ज्यादा रखे गए। कई बार जो मनसबदार होता था वो सैनिकों की संख्या ज्यादा बताता था, उतने रखता नहीं था, तो पैसा तो उतना ले जाता था, उतने सैनिक रखता नहीं था। जब जरूरत पड़ती थी तो कहीं भी किराए के कुछ सैनिक ला करके और खड़े कर देते थे। तो अनावश्यक इससे फिजूल खर्ची बढ़ी और कोई लाभ नहीं हुआ। तीसरी बात इसमें हुई कि भ्रष्टाचार फैला इससे। अब भ्रष्टाचार कैसे फैला? क्योंकि जो मनसबदार का पद होता था वो वंशानुगत नहीं होता था, तो मनसबदार को ये पता होता था कि उसे कभी भी उसकी यदि मृत्यु हो जाती है या बीच में भी हटाया जा सकता है, तो उसके बाद उसके परिवार के किसी व्यक्ति को मनसबदार नहीं बनाया जाएगा। तो उसको मालूम था कि पद पर रह करके ही उसे जितना पैसा कमा सकता है, जितना लाभ ले सकता है, वो लेने का प्रयास करता था। तो इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। इससे जाति व्यवस्था को भी बढ़ावा मिला। जाति व्यवस्था को इसलिए कि जो मनसबदार बनता था वो प्राय अपनी जाति के लोगों को इसमें शामिल करने का प्रयास करता था, अपनी जाति के लोगों को रखता था। यद्यपि सम्राट अकबर ने इसमें बहुत कुछ प्रतिबंध लगाए, जहांगीर के समय भी लगे, लेकिन कोई उससे ज्यादा लाभ नहीं हुआ। तो जाति व्यवस्था को बढ़ावा मिला। इससे जो सम्राट था उसके प्रति वफादारी में भी कमी आई। जो नीचे का वर्ग था, ये नहीं कह रहे कि सारे लोग ऐसे थे,
परंतु बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनमें वफादारी की कमी थी। वो अपना हित कहीं न कहीं मनसबदार ज्यादा देख रहे थे। उन्हें मालूम था कि हमें अब बहुत दिन समय तक इसके बाद हमारे बाद मनसबदारी खत्म हो जाएगी हमारी, तो वो अपने व्यक्तिगत संपत्ति बनाने में रखते ज्यादा रुचि लेते थे। और एक और इसमें बात थी कि सेना में एक रूपता का अभाव था। ये कैसे? एक रूपता का अभाव का मतलब ये हुआ कि जितने सैनिक जब युद्ध के समय आते थे या लाए जाते थे, वो एक रूपता नहीं थी उनमें। एक मनसबदार के हैं, दूसरे मनसबदार के, तीसरे, चौथे, तो सब अलग अलग ढंग की सेना वहां पर इकट्ठी हो जाती थी, एक रूपता नहीं होती थी। ये वैसे ही है जैसे क्रिकेट के खेल में आप एक खिलाड़ी वहां से लाए, एक खिलाड़ी, और एक तरीका वो होगा कि एक टीम है जो रोजाना प्रैक्टिस करती है, उनको मालूम है कि बॉलर को कौन अच्छा बॉलिंग करता है, कौन बैटिंग अच्छा करता है, कौन कहाँ फील्डिंग करता है, कौन विकेट कीपिंग अच्छी करता है। तो ऐसे इसलिए टीम सफल होती है, वो एक रंग में ढली। लेकिन यहाँ भांति भांति के सैनिक थे, अलग अलग जगह से आए थे। उनकी वफादारी सम्राट से नहीं थी, उनकी अपने जो मनसबदार था उस तक उनकी वफादारी सीमित थी। तो सेना में एक रूपता नहीं होने के कारण आगे जब युद्ध हुए, बड़े शासकों को अगर छोड़ दें तो उनके बाद के जो युद्ध हुए तो उसमें वो एक रूपता नहीं होने के कारण असफलता मिली। तो इस प्रकार से आज हमने मनसबदारी व्यवस्था को समझा। मनसबदारी व्यवस्था में जो प्रश्न आते हैं प्रायः वो मैं आपको बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूं। जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि मनसबदारी व्यवस्था का जनक कौन था, मनसबदारी का मतलब क्या होता है, जात सवार क्या होते हैं, कितने का सबसे छोटा मनसबदार था, कितने का बड़ा था, किसने लागू किया था, किसके कहने पर इसको लागू किया था, और इससे पूर्व किनमें ये व्यवस्था थी, जैसे मंगोलों से ये व्यवस्था आई थी, ये था। इसके अलावा इसमें क्या दोष थे मनसबदारी व्यवस्था में, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, विशेष बातें। 2 अस्पा और 3 अस्पा व्यवस्था क्या थी, इसमें जो सबसे बड़ा पद था खाने जमा जो था कौन था। इस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के भी और डिस्क्रिप्टिव टाइप के भी। आशा है इस वीडियो से आज आपको मनसबदारी व्यवस्था पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।